Hello everyone, welcome to B2E Learning. Myself Pratibha and today we are going to discuss very most important topic of cell, that is mitochondria. बेटा इस लेक्चर में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा बेसिक ऑर्गनली है जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें जानते हैं। एक तो हर बात जो हर बच्चे को याद है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पूरी सेल का पावर हाउस कहते हैं, राइट? अब हमें देखना क्या है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट, हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया? कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये तो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, बट बेटा जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए तब आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। आपने एक साइंटिस्ट अल्टमान का नाम सुना है, उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एटीपी फॉर्मेशन की, वो एक्चुअली होती कहां पर है? इन सारे क्वेश्चंस की डिटेल जो है वो आज अपन इस टॉपिक में देखेंगे। बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि प्लांट, एनिमल, अलग अलग टाइप के ऑर्गनली सब में प्रेजेंट है, और इसकी जो इनर फोल्डिंग है इसको हम क्रिस्टा नाम से जानते हैं। बेटा बहुत सारे हैं तो क्रिस्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, और बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम रख रखा है, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर आप इसको एटीपी फैक्ट्री भी कह सकते हैं, एटीपी फैक्ट्री और एटीपी मील। एटीपी मील बेटा जैसे हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हमें वहां पे कोई ना कोई करेंसी लगानी होती है। ऐसे ही अगर सेल को कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है तो उसको एनर्जी करेंसी चाहिएगी, और वो एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी है, राइट? एक और वर्ड, अगर आपका मन करे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को मोस्ट बिजी ऑर्गनली भी कह सकते हैं, मोस्ट बिजी ऑर्गनली। या फिर बच्चे अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको मोस्ट एक्टिव ऑर्गनली भी कह सकते हैं, मोस्ट एक्टिव ऑर्गनली, मोस्ट एक्टिव ऑर्गनली। बेटा हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के पास एक खुद का डीएनए होगा, खुद का आरएनए होगा, प्रोटीन बनाने के लिए खुद का राइबोसोम होगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। तो हम इसको कह सकते हैं सेल विद इन द सेल। ये एक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव करता है। इसी वजह से बेटा हम इनको बोलते हैं एंडोसिम्बायोंट, एंडोसिम्बायोंट ऑफ सेल, एंडोसिम्बायोंट ऑफ सेल। और एक बेटा हम प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए कॉमन टर्म काम में लेते हैं, दैट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली। तो बेटा और हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली। बेटा हमें ये एक एक वर्ड आज डिस्कस करना है, ये एक एक वर्ड हमें जो है वो क्लियरली पता हो। इसके डिफरेंट आप इसको अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और सारे के सारे जो इसका टर्म है वो कोई ना कोई मीनिंग के साथ है। सेल विद इन द सेल मींस ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह रहा है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो अपना खुद का डीएनए रेप्लिकेट करता है, आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाता है। बेटा ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रोटीन रिक्वायर है उसकी 40% प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है। रिमेनिंग प्रोटीन के लिए ये न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली। नेक्स्ट एक हमारा क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बेस पर एक छोटा सा क्वेश्चन, हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है सबसे पहले एक साइंटिस्ट एवी कॉलीकर, बेटा कॉलीकर नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। फिर इसके अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात होने लगी, तो बेटा इसको एक टर्म दी गई, इसको एक टर्म दी गई बायोप्लास्ट।
बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बायोप्लास्ट टर्म जो है, बायोप्लास्ट जो टर्म है वो सबसे पहले काम में ली थी साइंटिस्ट अल्टमान ने। टर्म बायोप्लास्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट अल्टमान। और फिर बेटा कुछ सालों बाद इसी बायोप्लास्ट को कन्वर्ट करके टर्म दी गई माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका रीनेमिंग हुई टर्म माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। और बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी? सी बेंडा। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंडा। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि इन तीनों साइंटिस्ट में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसको हमें याद करना ही करना चाहिए, दैट इज अल्टमान। अल्टमान। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस पर डिपेंड करता है। क्या हर सेल में एक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? बिल्कुल नहीं। अलग अलग सेल में उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है। बेटा जैसे अगर अपन बात करें प्लांट और एनिमल की, दोनों में से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस में होंगे? एनिमल में। रीजन क्या है? एनिमल मूव कर रहा है, एनिमल को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो प्लांट और एनिमल में अगर हम कंपेयर करें, प्लांट एंड एनिमल, इनमें अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। किसी बच्चे ने पूछा मैम एनिमल्स में भी क्या कोई स्पेसिफिक है? बिल्कुल है। एनिमल में बेटा ऐसे सभी एनिमल जिन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, जैसे आपने सुन रखा है साइबेरियन क्रेन, वो साइबेरिया से इंडिया के राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। तो वो बहुत लंबी फ्लाइट के साथ आ रहे हैं, उनकी फ्लाइट मसल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई हमसे पूछ ले मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है, तो आप बताना बेटा मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये है फ्लाइट मसल सेल में ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। फ्लाइट मसल सेल, फ्लाइट मसल सेल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। डन। नेक्स्ट बेटा नंबर के बाद इसकी शेप। शेप कैसी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की? देखो आपने एनसीईआरटी में भी शेप देखी है। एनसीईआरटी में आपने जो शेप देखी है वो सॉसेज शेप है। दो फेमस शेप होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की, फर्स्ट वन इज सिलेंड्रिकल, सेकंड वन इज सॉसेज। बेटा दो तरह की शेप आपको ध्यान रखनी है, सॉसेज एंड सिलेंड्रिकल शेप। अगर हम इसके साइज की बात करें, डायामीटर की बात करें, तो ये प्लास्टिड से काफी छोटा होता है। हम नेक्ड आई से या फिर बहुत ज्यादा लो माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते, बिकॉज इसका साइज काफी छोटा है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। लेंथ है बेटा इसकी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है। साइज बहुत ज्यादा छोटा है। अब साइज इतना छोटा, हमें माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी है तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना पड़ेगा। कोई हमसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किससे करेंगे? बेटा इसके लिए एक स्टेनिंग मटेरियल है, जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी। बेटा इस डाई से आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करेंगे ताकि वो हमें इजीली विजिबल हो सके, राइट? अब स्ट्रक्चर क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये तीन ऑर्गनली ऐसे हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी मैम डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गनली है। बिल्कुल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर लेयर की। बेटा इसकी जो आउटर लेयर है वो मोर परमिएबल है, दैट इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हाँ बेटा इसके ठीक अंदर की तरफ दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बेटा ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मैम क्या आपने ये इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल सही बनाई है? नहीं, यही मैं आपको बात बताना चाहती हूं। बेटा इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना वो कॉन्टिन्यूअस है, पूरी कॉन्टिन्यूअस लेयर है। और वो किसकी बनी हुई है बेटा? वो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की आउटर मेम्ब्रेन। ये बेटा स्मूथ है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है।
लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेटा। इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फोल्डिंग बनाए हुए बेटा, फोल्डिंग बनाए हुए। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हम अंदर की तरफ बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टा। इसको हम बोलते हैं बच्चा क्रिस्टा। अगर ये मल्टीपल नंबर्स में है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। ये देखिए बेटा, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों में से ज्यादा परमिएबल कौन है बेटा? ज्यादा परमिएबल है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। अगर आपसे कोई इसमें लिपिड और प्रोटीन की कंसंट्रेशन पूछ ले, परसेंटेज पूछ ले, तो बेटा ध्यान रखना यहां पे है 40% लिपिड प्लस 60% प्रोटीन। 60% प्रोटीन, दैट इज 60% प्रोटीन। और कोई हमसे पूछ ले इनर मेम्ब्रेन में क्या है, तो बेटा इनर मेम्ब्रेन में 80% प्रोटीन है एंड 20% लिपिड है। बेटा ये हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ लिया था कि लिपिड अमाउंट जितना ज्यादा होगा सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसी सेल मेम्ब्रेन है वैसी की वैसी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। दोनों मेम्ब्रेन में से मोर परमिएबल हो गई आउटर मेम्ब्रेन। रीजन, आउटर मेम्ब्रेन में 40% लिपिड है बेटा और इनर मेम्ब्रेन में 20% लिपिड है। मोर लिपिड, मोर परमिएबिलिटी। डन बेटा। ये दोनों के दोनों जो मेम्ब्रेन है ये इस पूरे कंपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। आउटर कंपार्टमेंट जो है दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड इनर कंपार्टमेंट नोन एज, बेटा इसके अंदर देखो बेटा मैंने एक पर्टिकुलर फ्लूइड फिल कर दिया है। ये इनर कंपार्टमेंट जो है इसमें इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इनर मेम्ब्रेन ने जो फोल्डिंग बनाई हुई है इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है बेटा। इस इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है इसको हम नाम देते हैं दैट इज क्रिस्टा, क्रिस्टा। और इसी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। डन बेटा। इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर एक छोटे छोटे रैकेट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इस पूरी की पूरी इनर मेम्ब्रेन पर रैकेट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं बेटा, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं अपन। ये देखो, जैसे सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन है, सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ये मैंने आउटर मेम्ब्रेन बनाई है। डन, कोई दिक्कत नहीं? श्योर, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बच्चा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, कोई इश्यू नहीं। अब बेटा हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की। ये इनर मेम्ब्रेन है बेटा, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसने इस तरीके से फोल्डिंग बना रखी है। ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट है दैट इज क्रिस्टा, ये है क्रिस्टा और इसको हम बोलते हैं इंटर क्रिस्टल स्पेस, इंटर क्रिस्टल स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी दो फेस है। ये वाली फेस बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ है दैट इज सी फेस, और बेटा ये वाली फेस जो है ये अंदर मैट्रिक्स की तरफ है, इसको हम बोलेंगे बेटा एम फेस, एम फेस, एम फेस, एम फेस, मैट्रिक्स फेस। डन। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, एक और चीज 2 मिनट ध्यान से सुनिए आप। यहां पर क्रिस्टा के ऊपर इस तरीके से बेटा कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ये पार्टिकल्स हैं। इस पूरी क्रिस्टा के ऊपर, पूरे इनर मेम्ब्रेन पर ये पार्टिकल्स लगे हुए हैं। इन पार्टिकल्स को हम ऑक्सीसोम कहते हैं। नहीं मैम एक नाम और बताओ, बिल्कुल एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। मैम एक नाम और बताओ, बिल्कुल F0, F1 पार्टिकल कहते हैं बेटा इसको। ध्यान से सुनिए,
ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन पर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इन पार्टिकल्स में बेसिकली 3 पार्ट है बेटा, बेस, स्टॉक एंड हेड। ये बेसिक 3 पार्ट है बेटा इस पार्टिकल में। क्या नाम रखा आपने इस पार्टिकल का? आपने इसको बोला है बच्चा ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम और F0 F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल बेटा ये F टर्म जो है ना, ये किसको डिनोट करता है? ये F टर्म डिनोट करता है साइंटिस्ट को, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चा? फर्नांडिस मोरेन। ये बेटा हमने फर्नांडिस मोरेन को एक रेस्पेक्ट दी है, और उन्हीं के नाम पर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम पर इसको बोल दिया F0 F1 पार्टिकल। F0 क्या है बेटा? F0 जो है दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन F0, जो इस पार्टिकल का बेस पार्ट बना रही है, बेस पार्ट। डन। ये है बेटा स्टॉक। स्टॉक, और ये दैट इज बेटा हेड। हेड, ये हेड और स्टॉक ये दोनों मिलके बनाते हैं आउटर प्रोटीन, दैट इज F1 प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बाद जो प्रोटीन लगी हुई है। बेटा ये जो हेड पार्ट है, इसमें एक एंजाइम भरा होता है ATP सिंथेटेज, और बेटा ये ATP सिंथेटेज एंजाइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ATP फॉर्मेशन के लिए। ATP का बनना किसी फूड के ऑक्सीडेशन से। बेटा हमने जो भी खाना खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने फैट, प्रोटीन जो भी खाया, अब उसको ऑक्सीडेशन होगा, और वो ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई है उससे ATP बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस एंजाइम की हेल्प से होता है, जो कि F1 पार्टिकल में प्रेजेंट है। राइट, चलिए तो हम चलते हैं फिर से अपनी स्ट्रक्चर पर। ये डन है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस पार्टिकल का रोल समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स में क्या क्या है। सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स में एक DNA प्रेजेंट है। DNA, ये DNA बिल्कुल आपको वैसा लगेगा जब आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी, तब आपने एक DNA पढ़ा था। उस DNA के बारे में हमने क्या क्या खास बात बोली थी? हमने बोला था ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है DNA का, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है बेटा, सर्कुलर DNA। अब जैसा कि आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक सेल का DNA है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी बेटा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। इसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चे? इसमें प्रेजेंट होगा ये GC रिच होगा, ग्वानिन साइटोसिन रिच होगा बेटा। ये ग्वानिन साइटोसिन रिच कंटेनिंग कंपाउंड होगा। डन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करें, अगर DNA है तो यहां पर RNA भी होगा, और बेटा अगर RNA है तो यहां पर राइबोसोम भी होंगे। ये राइबोसोम कैसे है बेटा? ये राइबोसोम है 70S टाइप। ये राइबोसोम है 70S टाइप। बेटा यहां पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले यहां पे कौन कौन से एंजाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन के को कंप्लीट करने के लिए एक साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल। बेटा वो क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। तो सबसे पहले हम बोलें यहां पे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डन। नेक्स्ट बेटा DNA है तो DNA का रेप्लिकेशन होगा। यहां पे बेटा DNA पॉलीमैरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, DNA पॉलीमैरेज। बेटा अगर DNA है तो DNA से RNA भी बनेगा। मैम यू मीन टू से ट्रांसक्रिप्शन? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन की, यानी यहां पे RNA पॉलीमरेज एंजाइम भी होगा, RNA पॉलीमरेज एंजाइम। उसके अलावा बेटा अगर RNA है तो प्रोटीन भी तो बनेगी, इसका मतलब ट्रांसलेशन एंजाइम। बिल्कुल, इसमें प्रेजेंट होगा एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन फैक्ट्री दैट इज राइबोसोम 70S टाइप,
एंड एंजाइम्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है बेटा। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। दो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है इस पर ETS के एंजाइम प्रेजेंट है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक ETS नाम की प्रोसेस है बेटा, जिसको हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शटल जो कहते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रॉपर कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। डन। नेक्स्ट हम बात करें बेटा अंदर मैट्रिक्स में क्या क्या है। DNA है, RNA है, राइबोसोम है एंड सेवरल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। डन। चलिए नेक्स्ट आपने पढ़ा बेटा कि यहां पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम की बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकती है। ऑक्सीसोम की बेसिक स्ट्रक्चर बेस, स्टॉक एंड हेड। और हेड में कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, हेड में एक एंजाइम प्रेजेंट है ATP सिंथेटेज, और ये किस में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेटा ये एक NCERT ओवरव्यू है जिसको आप ध्यान से देखना, बिकॉज ये डायग्राम आपके नीट में जरूर आ सकता है। सॉरी, इसमें हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टा एंड मैट्रिक्स। देखो कितने अच्छे से यहाँ पे फोल्डिंग शो की हुई है बेटा, इस पॉइंट को जरूर गौर करना। ये देखिए ये आपको फोल्डिंग्स दी हुई है, यही तो फोल्डिंग है, दैट इज क्रिस्टा। डन, दैट इज क्रिस्टा। नेक्स्ट बेटा अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, ATP फॉर्मेशन। और बेटा इस ATP फॉर्मेशन के लिए ये करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बेटा इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी से ATP बनता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट बेटा फैट के ऑक्सीडेशन को हम और क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जो है उसकी भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। डन। अब एक छोटी सी बात अपन और सुनते हैं, हमने थोड़ी देर पहले एक नाम लिखा था इसका, दैट इज एंडोसिम्बायोंट। व्हाई वी कॉल्ड एंडोसिम्बायोंट ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसी क्या खास बात है कि हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंडोसिम्बायोंट ओरिजिन में, एंडोसिम्बायोंट ओरिजिन लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें ऐसे क्या क्या फीचर है बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर है। फर्स्ट, टाइप ऑफ DNA। टाइप ऑफ DNA, DNA का टाइप कैसा है बेटा, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA। बेटा ऐसा DNA हमने पढ़ा था विदाउट हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में, और वैसा का वैसा ओरिजिन यहां पर आपने देखा है। इट मींस कहीं ना कहीं ये प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ RNA। टाइप ऑफ RNA। नेक्स्ट बेटा प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम। बेटा 70S राइबोसोम तो प्रोकैरियोट का फीचर है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है, यहां पे 70S है। इट मींस कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल से ही ओरिजिनेट हुआ है। अब ये यूकैरियोटिक सेल में रह रहा है, इससे यूकैरियोटिक सेल का भी फायदा है, प्रोकैरियोटिक सेल का भी बेनिफिट है, तो ये एंडोसिम्बायोसिस हो गया, राइट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन जो है वो बिल्कुल
बैक्टीरिया की तरह हो रहा है। तो ये सारे फीचर प्रूव करते हैं कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से है, और इन्हीं सब बातों की वजह से ये अपना काम खुद कर पाता है। खुद का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फैक्ट्री होने की वजह से ये अपना प्रोटीन फॉर्मेशन खुद कर सकता है। कुछ प्रोटीन के लिए हालांकि न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, कुछ प्रोटीन ये खुद बनाता है। तो आपने इसको क्या बोला? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। बेटा ऐसा ही हमारे कोर्स में एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली और है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा प्लास्टिड के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।